ये तो सबको पता है कि रिवीजन करना है, बट रिवीजन करना कैसे होता है ये किसी को नहीं पता। अगर मैं इस रिवीजन स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करता ना, तो हो सकता है कि शायद इस बार भी सिलेक्शन ना होता। रिवीजन केवल ये नहीं होता कि आपको पेपर में याद आ गया, कितना जल्दी याद आया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका टाइम सेव करेगा। हेलो एवरीवन। तो ये तो सबको पता है कि इस नीट की जर्नी में जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी चैप्टर को पढ़ना, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका रिवीजन करना। बट रिवीजन एक्चुअली में करना कैसे होता है ये किसी को नहीं पता होता, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि कैसे एक चैप्टर को प्रॉपर्ली रिवाइज करें, सो दैट आपको पेपर के समय याद तो आए, पर जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी याद आए, क्योंकि वो आपका टाइम भी सेव करता है। तो रिवीजन केवल आपका एक क्वेश्चन सही नहीं करता, बट अगर कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आप उसको भूल गए हो और वो कितना जल्दी आपको याद आ रहा है, कितना जल्दी आप उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पा रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हम कैसे प्रॉपर्ली रिवीजन कर सकते हैं और कैसे अपने टाइम को सेव कर सकते हैं ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा अपनी स्टोरी की। तो टू बी ऑनेस्ट, इस साल जो मेरा सिलेक्शन हुआ है और जो लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें जो डिफरेंस है वो एकमात्र डिफरेंस है रिवीजन का। लास्ट ईयर ऐसे नहीं है कि मैंने रिवीजन नहीं किया, बट आई डोंट नो द प्रॉपर वे ऑफ रिवीजन। ठीक है, तो पेपर से पहले कुछ कुछ जगह पर मैं लैग कर रहा था और वही 20, 30, 40 मार्क्स मेरे कम रह जाते थे जितने मेरे आने चाहिए थे। अकॉर्डिंग टू जितना मेरी प्रिपरेशन रहती थी, तो उससे 20-30 मार्क्स कम लगते थे मुझे, क्या आए हैं। तो इस साल मैंने यही चीज को सुधारा। मैंने क्या करा, एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर शेड्यूल से रिवीजन किया, जिसकी वजह से फायदा क्या हुआ कि अगर मान लो मैं कोई चैप्टर पेपर से जस्ट पहले नहीं भी पढ़ता था ना, तब भी मुझे वो इंफॉर्मेशन याद आ जाती थी। द रीजन इज कि मैंने जो टेक्निक इस्तेमाल करी थी इस बार रिवीजन की। तो क्या थी वो टेक्निक? एक्चुअली में जो रिवीजन करने का करेक्ट मेथड होता है ना, वो 2 स्टेज रिवीजन होता है। 2 स्टेज रिवीजन क्या है? तो 2 स्टेज रिवीजन में करना क्या होता है कि इसका मतलब है कि आपको रिवीजन 2 तरीके से करना है। एक तो जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे पहली बार, जब आप लेक्चर्स देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, उस समय पर भी रिवीजन करना होता है। एंड दूसरा, जब आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होते हो और कोई और चैप्टर पढ़ रहे होते हो, तो तब उस समय पर उस चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है। तो ये 2 तरीके से, मतलब या हम कह सकते हैं कि 2 मेथड होते हैं रिवीजन करने के। क्या होता है अब इसमें, वो बात करते हैं। तो सबसे पहला कि जब आपका वो चैप्टर चल रहा है, तो जब वो चैप्टर आपका चल रहा है, तो मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं हम, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से, फिजिक्स का चैप्टर है। तो मान लो उसके 8 लेक्चर्स हैं। अब उस 8 लेक्चर में आपने क्या करा कि आज आपका पहला लेक्चर था, आपने उसके नोट्स बनाए, फिर आपकी क्लास खत्म हुई तो आपने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लिए। अब जब अगले दिन उसका सेकंड लेक्चर होगा ना, तो सेकंड लेक्चर से पहले आपको 15 मिनट, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देखो मैंने कहा कि 15 मिनट रिवाइज करना है उसको। तो अब जब आपका सेकंड लेक्चर होगा ना, उसमें आपको उसको एटलीस्ट, मतलब उसको आपको 15 मिनट देना है टाइम। अब मैंने कहा यहां पर टाइम देना है। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं कि मान लो पहले लेक्चर के बाद उनके 5-6 पेजेस के नोट्स बने, तो वो सोचते क्या है कि ये जो 5-6 पेजेस है ना, उनको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है लेक्चर में जाने से पहले, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन देखना है, एक एक डेफिनेशन देखनी है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। पढ़ाई हमेशा टास्क बेस करनी है, जो आपके डेली टास्क होंगे, और जो रिवीजन होगा वो हमेशा टाइम बेस करना है। ये टास्क बेस का मतलब कि जब तक आपने अपने दिन के कुछ टारगेट सेट कर लिए, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको सोना नहीं है। अब हो सकता है वो 4-5 घंटे में हो जाए, हो सकता है वो 10-12 घंटे लग जाए। वहीं रिवीजन करना होता है टाइम बेस्ड, टाइम लगा के रिवीजन करना होता है। वो टास्क बेस्ड नहीं होता कि 15 पेजेस हैं तो 15 के 15 पेजेस रिवाइज करने हैं। वो टाइम के ऊपर होता है कि यार 15 मिनट दे रखे हैं, 15 मिनट के अंदर ही रिवाइज करना है। तो ये चीज है कि आपने लेक्चर 1 के जो भी नोट्स थे 4-5 पेजेस के, उसको 15 मिनट में ही रिवाइज करना है। सपोज 15 मिनट हो गए और आप नहीं कर पाए 4-5 पेजेस रिवाइज, बंद कर दो नोटबुक वहीं भी। अब जितना रिवीजन होना था बस वो 15 मिनट में करना है। अब आपने, आज आपका लेक्चर 2 है तो आपने लेक्चर 2 ले लिया। अब आपको क्या टारगेट, अब क्या करना है, 20 मिनट का टाइम लगाना है और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों को करना है। नहीं होता 20 मिनट में दोनों, तो जितना भी हो पा रहा है 20 मिनट में उतना करना है। ट्राई तो ये करना है कि 20 मिनट के अंदर अंदर ही दोनों लेक्चर्स को करना है। सिमिलरली ऐसे ऐसे आप जब जाओगे लेक्चर 7वें 8वें तक, तो आपको ट्राई करना है कि 1 घंटे के अंदर अंदर जितने भी आपके 5-6 लेक्चर्स थे उनको 1 घंटे के अंदर रिवाइज करना है। तो यही चीज है कि यहाँ पर टाइम लगा के रिवाइज करना है। ये नहीं कि मेरे 50 पेजेस के नोट्स हैं तो 50 के 50 पेजेस रिवाइज करूंगा, चाहे उसके लिए 3-4 घंटे लग जाए, तो वो कोई फायदा नहीं है। आपने लगाया टाइम कि 1 घंटे के अंदर रिवाइज करना है, तो 1 घंटे के अंदर होना चाहिए, इतनी पेस आपके पास होनी चाहिए। तो ये तरीका होता है रिवाइज करने का। तो ये तो पहला स्टेज हो गया कि जब आपका चैप्टर चल रहा होता है उस समय पर किस तरीके से रिवाइज करना है। तो जब आप इस तरीके से रिवाइज करोगे ना, तो आपके एक्चुअली में एक जो पहला लेक्चर होगा वो ऑलरेडी 8 बार रिवाइज हो चुका होगा, राइट। तो ये इसका पहला स्टेज है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की। अब सेकंड स्टेज है कि आपने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है और अब आप आ गए हो किस पर, रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर पे।
तो रोटेशनल मोशन के तो आप नोट्स बना ही रहे हो, राइट, वो तो अलग से चल रहा है, और उसका रिवीजन इसी तरीके से करना है जैसे वर्क एनर्जी पावर का रिवाइज किया ना, उसी तरीके से इसको भी रिवाइज करना है। अब इसको कैसे रिवाइज करना है, इसका एक्चुअल तरीका, इसको एक स्टोरी से समझते हैं। देखो, जब आप स्कूल में होते हो, राइट, आप स्कूल में पढ़ाई करी आपने, तो क्या आप डेली रिवाइज करते हो जो टीचर पढ़ाती है? कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, लेकिन जो मेजोरिटी बच्चे कहते हैं, कहेंगे कि वो ये कहेंगे कि नहीं, हम डेली रिवाइज नहीं करते। लेकिन सपोज करो कि आपके टर्म टेस्ट आने वाले हैं, या आपके मिड टर्म आने वाले हैं, आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उससे पहले आप रिवाइज करते हो ना। सेम चीज यहां पर अप्लाई करनी है, समझ रहे हो ना? सेम चीज यहां पर अप्लाई करनी है। क्या करना है? टेस्ट। टेस्ट इज द वे जिससे आप रिवीजन करते हो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कभी भी कोई भी चैप्टर उठा लेंगे रैंडमली, बट ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं कि रिवीजन एंड टेस्ट आर द लिंक्ड थिंग्स। ये दोनों जुड़े हुए हैं। रिवीजन और जो टेस्ट है आपका, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। टेस्ट के बहाने आप रिवीजन करोगे, और रिवीजन करोगे उसी के बलबूते पर आप टेस्ट दोगे, उसी के बेसिस पर आप टेस्ट दोगे। कैसे इन दोनों को मैनेज करना होता है वो बात करते हैं। अब ये चीज तो आपने सबसे सुनी ही होगी कि हमको रिवीजन 6, 7, 8 बार करना है हर एक चैप्टर का। बट वो 6, 7, 8 बार कैसे करना है? कभी भी रैंडमली कि आज ये पढ़ लेता हूँ, आज वो पढ़ लेता हूँ, आज कल वो कर लूंगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। तो एक्चुअली में करना क्या है कि आपने फिजिक्स का एक चैप्टर उठाया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आपने केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठाया, लेट्स से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और आपने बायो का एक चैप्टर उठाया, द लिविंग वर्ल्ड, राइट। अब आपने 3 चैप्टर आपके पास, तो अब आपको क्या करना है, आपने पूरा हफ्ता इसको पढ़ा, राइट, इन 3 चैप्टर्स को पढ़ा। अब वीकेंड पे या संडे को बोल सकते हो, आपको इसका टेस्ट देना है। जब तक आप इसका टेस्ट नहीं दोगे ना तो रिवीजन का फायदा हुआ आपको, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा कि आपको कितना याद है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि टेस्ट देना बहुत जरूरी है, राइट। अब देखो, जैसे ये 3 चैप्टर हो गए, अब अगला जो वीक होगा उसमें आप अगले 3 चैप्टर करोगे, अगला जो वीक होगा उसमें आप अगले 3 चैप्टर करोगे। तो इस तरीके से वीकली बेसिस पर 3-3 चैप्टर्स का टारगेट लेकर चलना है, और बाय द वीकेंड यानी कि संडे को आपको क्या कर देना है, आपको टेस्ट देना है। अब इसमें आता है मेरा वो रिवीजन प्लान जो मैंने फॉलो किया था थ्रू आउट द ईयर, द 3 चैप्टर स्ट्रेटेजी। 3 चैप्टर स्ट्रेटेजी क्या है? तो आपने जैसे देखो, वीक 1 में 3 चैप्टर्स पढ़ लिए, वीक 2 में 3 चैप्टर्स पढ़ लिए, वीक 3 में 3 चैप्टर्स पढ़ लिए। अब आपको क्या करना है, जो वीक 4 होगा उसमें इन 9 के 9 चैप्टर्स को दोबारा से टेस्ट देना है, यानी कि उन चैप्टर्स का दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। तो ये सेकंड रिवीजन हो जाएगा। अब देखो, जितने चैप्टर्स है ना, उतने दिन पहले आपको प्रिपरेशन कर देनी है। दिक्कत ये भी होती है, बच्चे क्या करते हैं कि पूरा हफ्ता पढ़ते हैं और टेस्ट से 1-2 दिन पहले रिवाइज करने बैठते हैं। नहीं, जितने चैप्टर्स आ रहे हैं ना, उतने दिन पहले आप तैयारी पर लग जाओ। सपोज आपके 10 चैप्टर आ रहे हैं ना, तो 10 दिन पहले, उस टेस्ट से 10 दिन पहले ही रिवाइज करना शुरू कर देना है, और हर एक चैप्टर को 1-1 दिन पर रिवाइज करते रहो। तो मान लो आपने आज 1 चैप्टर करा, अगले दिन 1 चैप्टर, अगले दिन 1 चैप्टर, इस तरीके से 10वें दिन तक आपके सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। 1-2 दिन पहले रिवाइज करने नहीं बैठना, वो बहुत ज्यादा हेक्टिक भी हो जाएगा। दूसरी चीज, सपोज आपने सोचा कि यार 2 दिन पहले टेस्ट से रिवाइज कर लूंगा, तो वो जो 2 दिन आपकी क्लास में जो आपको पढ़ाया गया होगा वो मिस हो जाएगा। तो ये सबसे बड़े ब्लंडर होता है। क्लास कभी भी मिस नहीं करनी होती, क्योंकि अगर ये मिस हो गई तो आपका बैकलॉग बनना शुरू हो जाएगा। और लास्ट वीडियो में मैंने बात भी करी थी कि सबसे बड़ा जो आपका इस साल दुश्मन होगा ड्रॉप ईयर में, वो बैकलॉग होगा। तो बैकलॉग नहीं बनने देना। तो रिवीजन ये भी समझ गए। तो ये चीज तो हम समझ गए कि रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन टास्क बेस नहीं करना। ये नहीं कि मैं पूरा एक चैप्टर लेके बैठा तो जब तक एक चैप्टर नहीं होता, चाहे मुझे 4-5 घंटे लग जाए, मैं 4-5 घंटे लगा के रिवाइज करूंगा। नहीं, रिवीजन। रिवीजन क्या है? रिवीजन, राइट। तो आप एक बारी बस उसको देख रहे हो दोबारा से, तो वही चीज है। तो अब किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। एक बिग चैप्टर, एक मीडियम चैप्टर और एक स्मॉल चैप्टर, राइट। अब बिग चैप्टर मतलब जो बड़ा चैप्टर है, उसमें हो सकता है आपके 60 या 80 पेजेस के नोट्स हो। मीडियम चैप्टर जो 40-50 पेजेस के नोट्स हो, और जो स्मॉल चैप्टर होगा वो 10-15-20 पेजेस के नोट्स होंगे। तो जो बिग चैप्टर होगा उसके लिए आपको देना है 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटा रिविजन के लिए। जो मीडियम चैप्टर होगा उसके लिए आपको देना है 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, और जो स्मॉल चैप्टर होगा उसके लिए 45-50 मिनट्स रिवीजन के लिए देना है। तो आपको ये पता चल गया कि एक बड़ा चैप्टर है तो उसको कितना टाइम देना है, मीडियम चैप्टर है उसको कितना टाइम देना है, और स्मॉल चैप्टर है उसको कितना टाइम देना है। अब कैसे थ्रू आउट द ईयर आप रिवीजन का प्लान बनाओगे वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप जब लेक्चर्स पढ़ रहे हो उस समय पर भी आपका रिवीजन हो रहा है। दूसरा, मैंने बता दिया कि 1 हफ्ते के बाद आपको टेस्ट देना है। फिर तीसरा, जब मैंने आपको कहा कि 3 चैप्टर और 3 चैप्टर, यानी कि 3 हफ्ते के बाद आपको एक पूरा वो चैप्टर दे देना है, मतलब पूरा आपका जो 9 चैप्टर्स है उनका टेस्ट दे देना है। फिर उसके बाद आप इसी तरीके से 9 चैप्टर्स करते रहो। तो इस तरीके से जब आपकी पूरी 3 चैप्टर करके पूरी 11th कंप्लीट हो जाएगी,
तो 2 टेस्ट आपको 11th क्लास के देना है, मतलब हाफ 11th एक टेस्ट और हाफ 11th दूसरा टेस्ट। सिमिलरली यही चीज़ आपको 12th में भी फॉलो करनी है कि जब आपकी 3-3 चैप्टर्स करके 12th कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 2 टेस्ट देना है, हाफ 12th का पहला टेस्ट और सेकेंड हाफ 12th जो होगी उसका दूसरा टेस्ट। फिर आपकी जब पूरी 11th कंप्लीट हो जाएगी तो पूरा 11th का फुल सिलेबस टेस्ट दोगे 2-3। सिमिलरली आप ये चीज़ 12th में अप्लाई करो, राइट। तो इस तरीके से आपका एक चैप्टर एटलीस्ट 6 से 7 बार रिवाइज हो जाएगा पूरे साल में। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं आकाश में था और आकाश में भी हमारे हर एक चैप्टर पर 6 से 7 टेस्ट हुआ करते थे। सबसे पहले हमारा फोर्टनाइट टेस्ट हुआ करता था। तो एक्चुअली में होता क्या था कि जो दूसरे बैचेस के टेस्ट हुआ करते थे ना, वो हमको एज अ प्रैक्टिस पेपर मिलते थे, राइट। फिर तीसरा हमारा एक NRT होता था, NCERT रिविजन टेस्ट। फिर हमारा AIATS होता था, तो उस समय चौथा रिविजन हो जाता था। फिर हमारा क्या होता था, NBTS होता था, जिसमें काफ़ी सारे 20-25 चैप्टर आते थे, तो NBTS के टाइम पर रिवाइज हो जाता था। फिर हमको लास्ट में पोल्स मिले थे, तो वो चैप्टर वाइज आप कह सकते हो कि शीट्स मिलती थी प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो उस समय पर छठा रिवीजन हो जाता था एंड लास्ट में फाइनल टेस्ट सीरीज। तो इस तरीके से 7-8 बार रिवीजन हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिवीजन टेस्ट के थ्रू ही करना है, रिवीजन रैंडमली नहीं करना। आप कभी भी नहीं कर पाओगे इस तरीके से। आपके पास जब तक एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी कि किस तरीके से रिवाइज करना है, तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए रिवीजन का टेस्ट का शेड्यूल जिस तरीके से होता है ना, उसी टेस्ट के शेड्यूल के साथ आप रिवीजन को भी कनेक्ट कर लोगे ना, तो आपका रिवीजन का शेड्यूल भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा एंड इन दिस वे आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो समराइज करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि पहला रिवीजन आपका कब होगा, जब वो चैप्टर एक्चुअली में आपका चल रहा होगा, राइट। तो पर हर लेक्चर के बाद आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देके मतलब प्रीवियस लेक्चर्स को भी रिवाइज करना है। फिर दूसरा मैंने क्या कहा, दूसरा मैंने कहा कि जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे उस समय पर रिवीजन करना है। वो रिवीजन कैसे होगा उसका शेड्यूल मैंने बता दिया, उसको टेस्ट के हिसाब से देना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो बड़ा चैप्टर होगा उसको 90 मिनट्स, जो छोटा चैप्टर होगा उसको 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट, और जो मतलब मीडियम चैप्टर होगा और जो छोटा चैप्टर होगा उसके लिए 45 to 50 मिनट्स। और ये टाइम बेस्ड ही करना है। सपोज अब आपने मानो अब इसको रिविजन करना कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। तो बड़े चैप्टर का एग्जांपल लेते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th का चैप्टर है। तो एक अच्छा खासा चैप्टर है, उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। DNA है, फिर उसकी पैकेजिंग है DNA की, फिर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारे प्रोसेस हैं। लास्ट में फिर जेनेटिक कोड है और लैक ऑपरॉन के बारे में बता रखा है, और फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। तो बड़ा चैप्टर है, अच्छा खासा चैप्टर है। तो यार देखो, आपने सपोज उस चैप्टर को 3-4 बार रिवाइज कर लिया, राइट। अब आपको पता है कि आपको क्या चीज़ आती है क्या चीज़ नहीं आती। तो लेट्स से मैं जैसे अगर बात करूं कि आपको पता है कि DNA कैसे बनता है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे बनती है, ये आपको पता है। तो उस पर क्या करोगे, आप उस पर खाली एक नजर मारते हुए चलोगे, ठीक है। अब जैसे मैं उसका एग्जांपल देता हूँ कि मैं हमेशा ये डेटा भूल जाता था कि बैक्टीरियोफेज लैम्बडा में कितनी है, बैक्टीरियोफेज लैम्बडा में कितनी होती है, ई कोलाई में कितनी होती है, ह्यूमन जीनोम में कितनी बेस पेयर्स होते हैं। तो वो डेटा मैं भूल जाता था, तो मैं केवल उसको पढ़ता था। लेकिन अब ये थोड़ी मैं पढ़ूंगा कि यार DNA कैसे बनता है, कि सबसे पहले पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस फिर फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ेगा, ये मुझे पता था, तो ये मैं नहीं पढ़ता था, ठीक है। ये मैं फटाफट देख के निकल जाता था। जो डेटा मुझे लेकिन टफ लगता था वो डेटा मैं पढ़ लिया, ठीक है। फिर ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता था, तो इस पर मैं रुकता था, ठीक है। तो यही चीज अपने को ध्यान रखना है कि जो चीज आती है उस पर फटाफट निकलना है, और जिस चीज में आपको लगता है कि यार ये आपके लिए डिफिकल्ट है, उसमें टाइम लगेगा, तो उस पर अच्छे से टाइम देना है। बट ट्राई क्या करना है कि पूरा का पूरा चैप्टर वो 90 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। नहीं हो पाया 90 मिनट्स में तो क्या करना है, नोटबुक बंद कर देनी है, जितना हो गया 90 मिनट्स में उतना अच्छा है। अब देखो एक चीज और मैं क्या करता था इसमें कि अब 90 मिनट्स में सपोज मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया, तो अब जब मैं अगली बार रिवाइज करूंगा ना, तो ऐसा नहीं कि मैं स्टार्टिंग से रिवाइज करूंगा, जहां तक मेरा रिवीजन हुआ था उसके आगे से स्टार्ट करूंगा। यानी कि अगली बार जो अब आप रिवाइज करोगे तो जहां से आपने छोड़ा था रिवीजन वहीं से उठाना है। तो ऐसा नहीं करना कि हर बार पहले पेज से रिवीजन करना है, जहां से रिवीजन छूटा है वहीं से रिवीजन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। नहीं तो आपने ये चीज भी देखी होगी कि आपके स्टार्टिंग का एक चैप्टर का स्टार्टिंग का पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, बट बाय द एंड वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। रीजन इज कि आपका जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो तो आप कई बार रिवाइज कर लेते हो, लेकिन लास्ट के पार्ट को इतने अच्छे से रिवाइज नहीं करते। तो ये चीज ध्यान रखनी है, एंड इस तरीके से आप प्रॉपर्ली रिवीजन को प्लान कर सकते हो अलॉन्ग विद द टेस्ट, ठीक है। तो दिस इज द टेक्निक जो कि मैंने पूरे साल फॉलो किया है रिवीजन करने के लिए, एंड मेरा सिलेक्शन जो हुआ है वो इसी टेक्निक की वजह से हुआ है। सो आई इंसिस्ट यू कि यार आप लोग भी इस टेक्निक को जरूर फॉलो करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना नीट की जर्नी में, राइट। तो विद दिस नोट, दिस इज अक्षत गुप्ता साइनिंग ऑफ।